अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका होस्ट अजमल खान। और आज का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है ये इंग्लिश ऐसे के हवाले से है। अगर हम पाकिस्तान में कंपैरेटिव एग्जाम्स की बात करें तो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस यानी सीएसएस, और अगर प्रोविंशियल जो कंपैरेटिव एग्जाम्स हैं लाइक पंजाब की अगर हम बात करें तो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, चाहे उसका जनरल पीएमएस का पेपर हो या पीएमएस मिनिस्ट्रियल का पेपर हो, या इसी तरह अगर हम आज पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो ट्रेंड चल पड़ा है कि जो 16 एंड अबव के जो स्केल्स हैं, लाइक 16 17 एंड 18 के स्केल के जो पेपर्स हैं उनमें इंग्लिश ग्राम इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है वो मस्ट कर दिया गया है। आजकल कैंडिडेट्स जो हैं वो एसडीओ पीरा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह अगर प्रिजन डिपार्टमेंट की बात करें तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लोग पंजाब के अंदर। और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी और बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो पीपीएससी अनाउंस करती है, और उसके बाद उसमें इंग्लिश का ऐसे का पेपर जो है वो मैंडेटरी होता है। इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना ये स्टूडेंट्स के लिए हमेशा एक अपहिल टास्क रहा है। मैंने सीएसएस का एग्जाम 2 टाइम ट्राई किया। इसी तरह मैंने पीएमएस का एग्जाम्स 2 टाइम ट्राई किया। पीएमएस में भी मैं एक मरतबा फेल हुआ ऐसे के एग्जाम में, और सीएसएस के एग्जाम में भी मैं ऐसे के एग्जाम में एक मरतबा फेल हुआ। अगर हम बात करें कि इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है उसमें एक स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मीन व्हाट ही और शी इज सपोज टू राइट डाउन। एक इंग्लिश ऐसे का जो पेपर होता है उसकी आइडियल लेंथ क्या होती है। एक इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर हम कैंडिडेट्स के लिए जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए डूज और डोंट्स क्या होती हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, किन चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए। और इंग्लिश ऐसे के पेपर में कैंडिडेट्स फेल क्यों होते हैं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आई हैव बिन थ्रू दिस वेरी प्रोसेस। इसी तरह अगर इंग्लिश ऐसे का पेपर को पास करना हो तो उसके लिए गोल्डन स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं, ये भी मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर के इंग्लिश ऐसे का पेपर अभी रिसेंटली पंजाब के अंदर जो पीएमएस एग्जाम का रिजल्ट आया उसमें मैं इंग्लिश ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफायर हूँ। तो इंग्लिश ऐसे के पेपर को क्वालिफाई करने की गोल्डन स्ट्रेटजीज या सीक्रेट जो है उसकी टैक्टिक्स या उसके हमें हमारे पास कौन से ऐसे डूज डोंट्स होने चाहिए, कौन सी ट्रिक्स एंड टिप्स होने चाहिए हमारे पास कौन सी अप्रोचेस होनी चाहिए, किन प्रोसीजर्स को किन एसओपीज को हम फॉलो करें तो हम इंग्लिश ऐसे का पेपर पास कर सकते हैं। इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए ये वीडियो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि हम इसको एक प्लान के तहत चलें। मैं इसको मजीद आपके सामने जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को प्रॉपरली देख भी सके। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इंग्लिश ऐसे के पेपर में डूज एंड डोंट्स क्या होती हैं, यानी कि कौन सी चीज़ें करनी चाहिए कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट क्या होगा। फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा कि इंग्लिश ऐसे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए गोल्डन स्ट्रेटजीज कौन सी आपके लिए यूजफुल होंगी, बेनिफिशियल होंगी। इंग्लिश ऐसे का पेपर स्टूडेंट्स अक्सर पूछते रहते हैं मुझसे, और बाकी जो मेंटोर्स होते हैं उनसे भी मैं अक्सर देखते रहता हूँ, सोशल मीडिया पे वो पूछ रहे होते हैं कि इंग्लिश ऐसे का पेपर कहाँ से तैयार किया जाए, कौन से सोर्सेज होने चाहिए इंग्लिश ऐसे के पेपर के लिए, हमें हम होमवर्क कहाँ से कर सकते हैं, आइडियल लेंथ कैसी होनी चाहिए इंग्लिश ऐसे के पेपर की। और इसी तरह एक क्वेश्चन है कि इंग्लिश ऐसे के पेपर में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है वो फेल स्टूडेंट्स क्यों करते हैं, उसकी क्या रीजंस होती हैं, क्या लैकुनास, कौन सी लूप होल्स, कौन सी वीकनेसेस, कौन सी आप कह सकते हैं शॉर्टकमिंग्स होती हैं जिनकी बुनियाद पर इंग्लिश ऐसे का पेपर स्टूडेंट्स फेल कर बैठते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये लेक्चर आपके सामने लाया हूँ। पहला क्वेश्चन ये है जो हम देखते हैं कि इंग्लिश ऐसे के पेपर में व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात यह है कि आपके सामने सीएसएस के पेपर के अंदर 10 टॉपिक्स होते हैं ऑलमोस्ट, और अगर पीएमएस की बात करें तो फिर भी आपके पास 5 to 7 टॉपिक्स होते हैं। उन 5 to 7 टॉपिक्स या 10 टॉपिक्स में से आपने उस टॉपिक को चूज करना है जिसको आप डीपली होलिस्टिकली आप अंडरस्टैंड करते हैं। आपने कोई ऐसा टॉपिक नहीं चूज करना कि जो ट्रेंडी हो। आज जो अभी पीएमएस का पेपर रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, आई मीन 1 मंथ हो गया होगा अराउंड, इस पेपर के अंदर या तहसीलदार का पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर जो
सॉरी क्लाइमेट चेंज का ऐसे है। अब ये एक ट्रेंडी आजकल क्लाइमेट चेंज जो है वो एक यूनिवर्सल फिनोमेना बन चुका है। तो स्टूडेंट इसके ऊपर ये एक ट्रेंडी टॉपिक है, और स्टूडेंट इसको जैसे ही एक लफ्ज देखते हैं कि पेपर में आया पड़ा है, क्लाइमेट चेंज का वर्ड है, तो वो उस टॉपिक को फौरन ऑप्ट कर लेते हैं, ट्रेंडी टॉपिक के पीछे भागते हैं। ये आप लोगों को पास भी करवा सकता है और फेल भी करवा सकता है, लेकिन आप कोशिश करें कि वो टॉपिक चूज करें जो कि आप उसको अंडरस्टैंड करते हो। पहले देखें कि कौन सा टॉपिक जो है आजकल ट्रेंड्स हैं, किन किन टॉपिक्स पे ऐसे आ सकता है, उन टॉपिक्स को लाजमी तैयार करें। लेकिन आप अगर उस ऐसे को नहीं समझते तो आप अल्टरनेटिव ऑप्शन देखें कौन कौन से कि जिनको आप अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। कम से कम 30 से 40 मिनट जो है उसको प्लान करें ऐसे को, कि मैं इसके ऊपर क्या क्या लिखूंगा, आउटलाइन क्या होंगी, और मैं आगे सिस्टमेटिकली कैसे चलूंगा। अमूमन स्टूडेंट के सामने जैसे ही पेपर आता है, एक टॉपिक वो फिल फॉर चूज करते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, विच लीड्स टूवर्ड देयर फेलियर। आप टॉपिक को वेल प्लान, आप प्लानिंग करें 30 से 40 मिनट। वो जो 30 से 40 मिनट होंगे वो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो आपको अच्छी तरह प्लानिंग के बाद आप अच्छी एग्जीक्यूशन करेंगे। इसके अलावा आपका जो थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या है, ये मैं अपने आइंदा लेक्चर्स में भी और प्रीवियस लेक्चर में भी वैसे बता चुका हूँ। आइंदा लेक्चर में मैं इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर भी रिकॉर्ड करूंगा। थीसिस स्टेटमेंट सादा अल्फाज में एक एक से दो लाइंस, एक से दो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप बताते हैं कि आपका ऐसे किन चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा। कि अगर आपका ऐसे ऐसे है कि उसमें कॉजेज आपसे पूछी गई हैं, या आपको लगता है कि इसमें कॉजेज मुझे डिस्कस करनी चाहिए, सॉल्यूशंस दिए गए हैं और वे फॉरवर्ड आपको देना चाहिए, तो आप अपने ऐसे की अंदर एक ऐसी लाइन लिखेंगे जो आपके आउटलाइन में भी लिखी होगी इंट्रोडक्शन के नीचे। और अगर आप ऐसे स्टार्ट करेंगे तो आपके इंट्रोडक्शन का जो आखिरी एक दो लाइंस होंगी वो थीसिस स्टेटमेंट होंगी, और थीसिस स्टेटमेंट में आप एक से दो लाइन में लिखेंगे कि ये ऐसे जो है, इट विल कवर दिस दिस एंड दिस, यानी कॉजेज सोल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड। दिस इज थीसिस स्टेटमेंट। इसी तरह अगर कुछ ऐसे के अंदर जो है वो चैलेंजेस, सॉल्यूशंस और वे फॉरवर्ड आपने देना होता है, तो आप उसके अंदर एक लाइन लिखते हैं कि दिस ऐसे विल कवर द चैलेंजेस, सॉल्यूशंस एंड वे फॉरवर्ड। आगे जो भी चीज है, जो भी टॉपिक है, उसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, और वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। इसी तरह आपका जो, आपने कोई भी ऐसे है अटेम्प्ट करना है, चाहे वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव है, चाहे वो लिटरेरी ऐसे है, आप उसके अंदर फैक्ट्स, रेफरेंसेस, एग्जांपल्स के बगैर आप ऐसे को वैलिडेट, अपने स्टांस को वैलिडेट, सपोर्ट, इंडोर्स या अप्रूव नहीं कर सकते। तो आपने एग्जांपल्स, अपने रेफरेंसेस और फैक्ट्स एंड फिगर, चाहे वो लोकल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, वो लाजमी देनी होती है। ये डिपेंड करेगा आपकी विजडम के ऊपर कि अगर टॉपिक पाकिस्तान बेस्ड है तो कोशिश करें लोकल एग्जांपल्स हो। आप एक दो इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। और अगर आपका ऐसे जो है वो ओपन एंडेड है, उसमें आपके ऐसे का जो टॉपिक है जो आपने चूज किया उसमें पाकिस्तान का वर्ड नहीं है, तो फिर नाउ इट वुड बी अप टू यू, यू वुड बी ऑन लिबर्टी कि आप इंटरनेशनल सिनेरियोज, इंटरनेशनल एग्जांपल्स या केस स्टडीज भी दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप बात करें, इसके अलावा एक और जो जो डूज आता है ऐसे के बारे में, वो ये है कि आप अपना फॉर्मल एकेडमिक इंग्लिश यूज करें। आप कोई फ्लोवरी या कैजुअल, जैसे अक्सर हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जो फंक्शनल इंग्लिश होती है हमारी, हम उसमें बहुत कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं और ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो कि फॉर्मल या प्रोफेशनल वर्डिंग नहीं होती इंग्लिश की, वो ना आप यूज करें। आप प्रॉपर जो फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग के जो असूल हैं, वो एकेडमिक राइटिंग के ऊपर मैं वैसे एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा कि एकेडमिक राइटिंग कौन सी होती है, उसकी एग्जांपल्स मैं लेके आऊंगा, केस स्टडीज लेके आऊंगा कि ये सेंटेंसेस एकेडमिक राइटिंग के हिसाब से ओके हैं और ये सेंटेंसेस एकेडमिक राइटिंग के हिसाब से नॉट ओके हैं। इसी तरह आपका जो ऐसे है वो वेल कोहेरेंट होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात को एंड पे और अनइंपॉर्टेंट बात को या लेस इंपॉर्टेंट बात को पहले नहीं लिख सकते। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है उसको फर्स्ट पे, जो उससे लेस इंपॉर्टेंट है उसको दूसरे नंबर पे, और जो बात हो सकता है ऐसी हो कि एक बात से दूसरी बात निकल रही हो, इन्फर हो रही हो, तो आप पहली बात जिससे कुछ चीज निकल रही है, जो सोर्स मबदा का काम कर रही है, वो पहले लिखे। उससे जो चीज इन्फर हो रही है, डिड्यूस कर रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं, वो दूसरे नंबर पे लिखे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इफेक्ट पहले लिखें और कॉज बाद में लिखें। यानी आप मेरी बात समझ गए होंगे कि लॉजिकल फ्लो, कोहेरेंस होने चाहिए और आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। अमूमन एक पैराग्राफ आपका दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट ऐसे हो रहा होता है कि पहला पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ जो है वो उसका अफेक्ट होता है, तो आप पहले कॉज का पैराग्राफ लिखें, बाद में इफेक्ट का लिखें। या
चैलेंजेस अगर आप लिख रहे हैं तो एक चैलेंज हो सकता है, कोई भी ऐसे का टॉपिक हो, उस पे आप जो चैलेंजेस के ऊपर पैराग्राफ लिखेंगे, तो हो सकता है कि ऐसा चैलेंज लिखें कि दूसरा चैलेंज उससे निकल रहा हो। तो पहला चैलेंज जो मबदा का सोर्स करेगा, सोर्स का काम करेगा, वो पहले लिखें, जो उससे निकल रहा होगा वो दूसरे नंबर पे लिखें। इसी तरह आखिर पे जो मैं बात करूंगा वो ये है डूज में, कि आपका ऐसे जो है उसको आपने जब कंक्लूड करना है, अक्सर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा ऐसे लिख के आते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की कमी थी, या हम वी लैक टाइम मैनेजमेंट, और वो ऐसे को कहते हैं हम कंक्लूजन का पैराग्राफ नहीं लिख पाए, हम कंक्लूड नहीं कर पाए। तो वो ऐसे ही होगा कि जैसे मैं अभी आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ और फौरन अभी बात मेरा लेक्चर खत्म हो जाए, तो यू वुड बी bewildered, यू वुड बी अमेज्ड एंड रादर एस्टोनिश्ड, रादर शॉक्ड कि ये क्या है, इसने तो बात अपनी मुकम्मल नहीं की। तो आपको आपका जो ऐसे है, जो जो आपको ऐसे पास करवाएगा वो वेल कंक्लूडेड होना चाहिए। आप अपनी बात को कंक्लूड करें। अब कंक्लूजन कैसे होता है, आप उसमें रिकमेंडेशंस देते हैं, लेसन लर्न्स क्या होते हैं आपके, उनके वे फॉरवर्ड आप लाजमी देते हैं। अगर आप वे फॉरवर्ड नहीं देते और आपने ऐसे को चैलेंजेस लिख के कंक्लूड कर देते हैं या सॉल्यूशंस दे के कंक्लूड कर देते हैं, नो, आप वे फॉरवर्ड बताएंगे कि ये चैलेंजेस थे, ये सॉल्यूशंस हैं, और ये वे फॉरवर्ड है, यानी कि दिस इज रिकमेंडेड, दिस शुड बी डन, दिस मस्ट बी डन, यानी ये पॉलिसी मेजर्स, ये रेमेडियल मेजर्स आप अडॉप्ट करें, या ये ऐसे करना चाहिए गवर्नमेंट को या सिविल सोसाइटी को या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। अब कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए उनको हम देख लेते हैं। ऐसे के अंदर पहली बात यह है कि आप एक ऐसा टॉपिक न चूज करें कि बहुत से स्टूडेंट इसको टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे हैं, नो, यानी कि जो क्राउड है उसके पीछे न चले। हो सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ एकेडमिक राइटिंग हो, लिटरेरी ऐसे हो, जैसे मेरी, मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी गुड एट लिटरेरी आर्टिकल्स। इसी तरह हो सकता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे, आप बड़े अच्छे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, तो आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे की तरफ ना जाएं। तो कहने का मतलब ये है, आप लोगों के पीछे ना चलें, आप वो टॉपिक चूज करें जो आपको बेहतर लगता है, जो जिसके ऊपर आपकी तैयारी है, जिसके ऊपर आपने होमवर्क किया हुआ है, जो आपकी स्ट्रेंथ है। किसी और की स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, किसी और के पहने हुए कपड़े आपको पूरा, जरूरी नहीं है कि वो आपको भी पूरे आए। तो कहने का मतलब ये है कि वो टॉपिक चूज करें जो आपकी स्ट्रेंथ के मुताबिक हो, जिसमें आप वीक ना हो। ये ना अटेम्प्ट देखें कि आप बहुत से लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग आजकल इसके ऊपर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं भी उसको चूज करूं। इसी तरह आप अपना ऐसे को क्लियर आउटलाइन के बगैर कभी भी स्टार्ट ना करें, पहले आउटलाइन लाजमी दें। आजकल पीएमएस सीएसएस पीपीएससी के पेपर में, वो अगर कोई पेपर ऐसे का आप देखेंगे, उसके ऊपर एक दो तीन चार लाइनों के अंदर उसकी दी होती हैं, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, वो लाजमी पढ़ा करें। उसमें लिखा होता है कि जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या तो करता है, उसमें अमूमन लिखा होता है कि आप आउटलाइन लिखें। अगर वहां लिखा है आउटलाइन, तो आप आउटलाइन को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 100 नंबर का ऐसे है तो आउटलाइन मिनिमम आपके पास 10 नंबर की लाजमी होगी। अगर आपने आउटलाइन लिखी नहीं है और बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, तो 10 नंबर तो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। लिहाजा आप क्लियर आउटलाइन के साथ ऐसे लाजमी लिखें। इसी तरह अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी ऐसे राइटिंग के अंदर ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, आर्टिकल्स की मिस्टेक, पंक्चुएशन की मिस्टेक, टेंसेस की मिस्टेक, वर्ब की मिस्टेक, नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये मिस्टेक्स या मिस अलाइनमेंट आपकी वहां नहीं चलेगी। आपको इंग्लिश ग्रामर अपनी इंप्रूव करनी होगी। और अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करना चाहते हैं, ईडियम को, पेयर ऑफ वर्ड्स को, सेंटेंस करेक्शन को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, कि मेरा चैनल जो है उसमें इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी मैं डेली बेसिस पे मैं इसमें इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स की शक्ल में। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो वन साइडेड ऐसे लिखते हैं, यानी कि वो अगर टॉपिक ऐसा आया है करप्शन के ऊपर, तो वो उसके कॉजेज लिख के आ जाएंगे, जब वो उसके चैलेंजेस के लिख के आ जाएंगे, वो दूसरा एस्पेक्ट या दूसरा पहलू या दूसरी साइड, यानी कि देर आर ऑलवेज टू साइड ऑफ ए पिक्चर, एक पिक्चर की हमेशा दो साइड्स होती हैं, देर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन की दोनों साइड होती है, हेड एंड टेल। तो आप एक एस्पेक्ट जो वन साइडेड ऐसे नहीं लिख सकते। और आपने बहुत इमोशनल भी नहीं हो जाना कि अगर करप्शन के ऊपर ऐसे आया तो आप कहेंगे पाकिस्तान है ही करप्ट, पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के अंदर जो भी मतलब स्टेक होल्डर्स हैं, आप कहेंगे सारे इदारे करप्ट है। इमोशनल नहीं होना आपने, आपके ऐसे से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू बी सिविल सर्वेंट एंड यू आर अ बैलेंस, यू हैव अ बैलेंस पर्सनैलिटी। आपको पता हो कि अगर चैलेंजेस हैं तो उनके सोल्यूशंस क्या हैं, चैलेंजेस हैं सोल्यूशन ये हैं, तो वे फॉरवर्ड क्या है। तो आपने इमोशनल नहीं होना और वन साइडेड ऐसे नहीं लिखना। इसी तरह आपने वोकैबलरी जो यूज करनी है, वो कभी भी सब स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। फैंसी किस्म के वर्ड आप यूज ना करें कि आपको, आप सोच रहे हो कि हम कौन कौन से वर्ड लिखें कि अपने एग्जामिनर को इंप्रेस करें। देखिए एग्जामिनर जो होते हैं वो कोई
काके नहीं होते, वो बच्चे नहीं होते, वो बल्कि उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है। बातों का तो वो 30 30 40 40 साल का उनका एक्सपीरियंस होता है। तो जिस बंदे का 30 40 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसकी 25 30 साल तो अपनी लाइफ भी होगी एक्सपीरियंस से स्टार्ट करने से पहले। यानी वो 60 70 साल का जो बंदा होता है, आप उसको, यू कांट बी फूल हिम और हर। तो आप फैंसी वर्डिंग खुद चूज चूज करके, अक्सर लोग एग्जाम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो पढ़ते ही इसलिए हैं कि हम इसमें से मुश्किल अल्फाज चूज करेंगे, और जब कम्युनिकेशन होगी या जब अपने ऐसे लिखेंगे तो बहुत ही उसमें फैंसी वर्ड या फ्लावरी वर्डिंग लिख के, हाई प्रोफाइल वर्ड लिख के एग्जामिनर को इंप्रेस करेंगे। बातों का हम इंप्रेस करने के चक्कर में जो है ऐसे वर्ड लिखते हैं जो कि वहां फिट नहीं बैठते। तो आप बड़े सिंपल से वर्ड लिखें, सब स्टैंडर्ड वोकैबुलरी यूज ना करें, स्टैंडर्ड वोकैबुलरी यूज करें जो कि एकेडमिक राइटिंग के असूलों के मुताबिक होती है। इसी तरह ऐसे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, देखें, ऐसे के फॉर्मेट में पहले इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। वैसे तो पहले आउटलाइन होती है, लेकिन ये मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ। आउटलाइन तो आप ड्रा कर लेंगे, आउटलाइन के अंदर सारी चीजें होंगी कि क्या क्या है इस ऐसे के अंदर शामिल होगा। इंट्रोडक्शन होगा, पॉजेज होंगे, सॉल्यूशंस होगा, वे फॉरवर्ड होगा, कंक्लूजन होगा। ये तो आपकी आउटलाइन हो गई। अब मैं ऐसे के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, सबसे पहले ये है कि आपका ऐसे का एक इंट्रोडक्शन लाजमी होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन साफ जरा आउटलाइन ड्रा करेंगे तो इंट्रोडक्शन होगा। यहाँ पे वैसे फर्स्ट और सेकंड नंबर पे मैंने यहाँ लिख दिया है, ये इसकी तरतीब ऊपर और नीचे हो गई है। मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ, आप लोगों के सामने मैं इसको चेंज करता हूँ। ये आप ठीक हो गए। आउटलाइन, सबसे पहले तो आपकी आउटलाइन है। अब कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि जैसे कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ आउटलाइन नहीं मांगी होती, वहाँ ऑप्शनल है। तो एग्जामिनर जो है वो वैसे, आप अगर अपने एग्जामिनर को, जो आप पेपर चेकर है, अगर आप उसको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, वो आउटलाइन को देख के डिसीजन कर लेते हैं कि आप पास होना चाहते हैं, आपको पास किया जाएगा या फेल किया जाएगा। तो एग्जामिनर्स, जस्ट अज्यूम इट कि एग्जामिनर्स लव आउटलाइन, क्योंकि आउटलाइन जो है वो आपको समंदर को या दरिया को आप कूजे में बंद कर रहे होते हैं। वो एक, आप एक पेन पिक्चर देता है आपके पूरे ऐसे की कि इसमें क्या क्या आपने शामिल किया होगा। तो आप बुलेट्स की शक्ल में आउटलाइन लाजमी दें, मेन आउटलाइन और सब आउटलाइन। सब आउटलाइन हमेशा सेंटेंसेस की शक्ल में दें, जो मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में, इंग्लिश ऐसे के लेक्चर्स में बताता बताता रहता हूँ, सॉरी। आउटलाइन हो गई। अमूमन ऐसे के पेपर में जब ऊपर हिदायत दी होती हैं, ऐसे पेपर जब आप देखते हैं आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर आता है, तो ऊपर एग्जामिनेशन एग्जामिनर जो है वो हिदायत देता है। उन हिदायत में जो लिखा हुआ, लिखी हुई रिटन फॉर्म में होती है, वहाँ लिखा होता है कि क्लियर आउटलाइन लिखें। तो फिर आउटलाइन उस सूरत में आप ऑप्शन नहीं है, उस सूरत में आउटलाइन मैंडेटरी है। अब उसके बाद जब आउटलाइन लिख चुके होते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अब इंट्रोडक्शन जो आपका है वो अमूमन 10 टू, आप कह सकते हैं 12% ऑफ द ऐसे है। यानी कि आपका ऐसे की जो ओपनिंग है या इंट्रोडक्शन है वो बताता है कि ये ऐसे किस चीज के बारे में है। उसमें वो पूरे ऐसे का क्रक्स होता है, समरी होती है। जैसे रिसर्च आर्टिकल के अंदर एक पहले एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो ये ऐसे की समरी या एब्स्ट्रैक्ट समझ लें आप। इसमें आप देखेंगे, आप टॉपिक को डिफाइन करेंगे, अपनी थीसिस स्टेटमेंट अमूमन इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के एंड वाली 2 3 लाइंस में थीसिस स्टेटमेंट पाई जाती है। और आप इंट्रोडक्शन के अंदर 2 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आर्गुमेंट्स आपके हैं वो लाजमी मेंशन करते हैं। बेशक जरूरी नहीं है कि आप जो भी ऐसे के अंदर सारे जो, अगर सपोज ऐसे के अंदर, फुल लेंथ ऐसे के अंदर आपने 5 चैलेंजेस देने हैं, 5 सॉल्यूशंस देने हैं और 3 वे फॉरवर्ड देने हैं, तो 4 4 और 3, ये आप सारी चीजें जो है ये मेंशन आप वहां ना करें। 2 3 आर्गुमेंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह जब बॉडी पैराग्राफ की बात करें, तो बॉडी पैराग्राफ मिला जुला के ऐसे का 70 to 75% बनते हैं। हर आर्गुमेंट के ऊपर एक पैराग्राफ बनाएं, एक पैराग्राफ के अंदर एक ही आर्गुमेंट स्टार्ट डिस्कस करें। और आपका ऐसे जो है ऐसे के जो पैराग्राफ हैं वो पील फार्मूला को लाजमी फॉलो करें। यानी आपका पॉइंट क्या है, यानी कि आर्गुमेंट्स क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन, ई से एक्सप्लेनेशन है, ई से उसे आगे आगे एग्जांपल दें, और आगे एल से मुराद है लिंक करें, लिंक बैक टू थीसिस। थीसिस स्टेटमेंट मीन कि आपका ऐसे के ऊपर जो मेन स्टांस है कि इसके अंदर ये चैलेंजेस हैं, ये सॉल्यूशंस हैं और ये फॉरवर्ड है। तो आपका जो भी आर्गुमेंट होगा, यानी जो भी कोई आप पैराग्राफ लिख रहे होंगे, उस पैराग्राफ में एक पॉइंट होगा, एक आर्गुमेंट यानी एक स्टांस होगा, उसके अंदर आगे एक्सप्लेन करेंगे उसको, उसके आगे उसके एग्जांपल देंगे, यानी डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर, केस स्टडी, कोई बुक का हवाला, किसी राइटर का हवाला, किसी केस स्टडी को, रिसर्च रिपोर्ट, और उसके बाद उसको लिंक करेंगे और आगे उसको कंक्लूड करेंगे हर पैराग्राफ को। इसी तरह आप हेडिंग्स जो हैं, अब हेडिंग्स का मतलब यहाँ पे जो वर्ड में लिखा हुआ है हेडिंग, ये हेडिंग्स जो है, यहाँ पे हेडिंग, इस हेडिंग को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि इस हेडिंग से स्टूडेंट ये समझ सकते हैं कि आपने ऐसे के अंदर हेडिंग देनी है। नहीं, ये हेडिंग का मतलब ये है कि आपके
आउटलाइन और सब आउटलाइन आउटलाइन के अंदर मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम देखें कि काउंटर आर्गुमेंट, बातों का तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे आते हैं, उसमें आपको दो स्टांस में से एक स्टांस लेना पड़ता है। तो आप अपना स्टांस दे के वापस आ जाए पेपर से तो आपका ऐसे मुकम्मल नहीं है। आप काउंटर आर्गुमेंट दें, काउंटर आर्गुमेंट को लेस इंपैक्टफुल शो करें, लेकिन काउंटर आर्गुमेंट लाजमी दें कि दूसरे जो ओपिनियन है, जो क्रिटिक्स हैं, वो ये कहते हैं, लेकिन आप बताएं उसकी कोई ओपिनियन दें, वो कोई उसको एग्जांपल दें जो कि लेस इंपैक्टफुल हो, लेस पावरफुल हो। आप बताएं कि ये इतना, दिस डज नॉट होल्ड ट्रू, या ये इतना इंपैक्टफुल नहीं है, या रिसर्च स्टडीज इतना इसको सब्सटेंशिएट नहीं करती। इसी तरह अगर हम बात करें आपके ऐसे के अंदर कंक्लूजन लाजमी होना चाहिए। जैसे ऐसे 10 से 12% या 10 से 15% आपका ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन होता है, इसी तरह आखिरी 10% आपका ऐसे होता है, वो आपका कंक्लूजन होता है। यानी अगर 10 नंबर होते हैं आउटलाइन के, तो 10 नंबर इंट्रोडक्शन के भी होंगे, 10 नंबर कंक्लूजन के भी होंगे। सादा अल्फाज में अगर 100 नंबर का ऐसे है तो आपने कंक्लूजन में समराइज करना है सारी चीजों को। कंक्लूजन में कोई नई चीज नहीं लिखनी। अपने ऐसे के अंदर अपने ऐसे के कंक्लूजन में अपने थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करेंगे, दोबारा बताएंगे। याद रखें, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में थीसिस स्टेटमेंट सबसे एंड पे आती है। जिन्हें इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में आखिरी 2-3 लाइनों में आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है, कंक्लूजन के पैराग्राफ में पहली 2-3 लाइनों में आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। ठीक है, उसको रीस्टेट करेंगे जो आप पहले लिख चुके होंगे, और ये आउटलाइन में इंट्रोडक्शन के नीचे आप लिख देते हैं। इसी तरह आप रिकमेंडेशन लाजमी देते हैं, यानी वे फॉरवर्ड आपके कंक्लूजन के पैराग्राफ में अगर नहीं है तो इसका मतलब है आपका जो लास्टिंग इंप्रेशन होगा, आपका जो लास्ट इंप्रेशन होगा, वो अच्छा नहीं जाएगा। आप अपने कंक्लूजन के पैराग्राफ में रिकमेंडेशन या वे फॉरवर्ड दें कि अल्लाह अमल क्या है, फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को क्या करना चाहिए, या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। इसी तरह अब ऐसे के बारे में हम बताते हैं कि गोल्डन स्ट्रेटजीज क्या क्या, क्या वर्क करती हैं। लाइक मैं CSS और PMS कैसे का क्वालिफायर हूँ, तो आई नो कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अपनाया जाए तो इंग्लिश ऐसे के पेपर को आप बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन 2-3 चीजें मस्ट हैं। आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर अच्छी होना जरूरी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, इडियम्स की मिस्टेक्स ना हो, पेरा वर्ड्स की मिस्टेक्स ना हो, सेंटेंस करेक्शन की मिस्टेक्स ना हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिस्टेक्स ना हो, प्रीपोजिशन का यूज आपको प्रॉपर आता हो, पंक्चुएशन का और आर्टिकल का यूज आपको आता हो। इन तमाम चीजों को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल के ऊपर इन चीजों के ऊपर, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ। पहली चीज तो ये है कि आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपके अच्छे सोर्सेज होने चाहिए। इन सारी चीजों को मैं यहाँ पे बयान करता हूँ कि अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए, अच्छी आप इंग्लिश ऐसे को पास करने के लिए साफ जरिए आपको अच्छी इंग्लिश पढ़नी चाहिए। अच्छे राइटर के लिए आपको अच्छा रीडर होना चाहिए। अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो अच्छे सामे बने, अच्छे लिसनर बने। तो आप इंग्लिश ऐसे जो पेपर होता है वो चूंकि लिखना होता है आपको, तो उसके लिए आपको अच्छा पढ़ना चाहिए। तो गोल्डन स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं इंग्लिश ऐसे को क्वालिफाई करने के लिए, जो मैं समझता हूँ एज फार एज माई हम्बल नॉलेज इज कंसर्न। पहली बात यह है कि आप ऐसे को प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे। जरूर नहीं है कि डेली बेसिस पे आप एक ऐसे पूरा लिखें, लेकिन डेली बेसिस पे किसी ना किसी ऐसे के ऊपर आउटलाइन बनाएं, किसी का ऐसे के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट बनाएं, किसी ऐसे के ऊपर इंट्रोडक्शन लिखें, किसी ऐसे का कंक्लूजन लिखें। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे लिखेंगे नहीं तो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। आप ऐसे के अंदर डिफरेंट पैराग्राफ होते हैं। कंक्लूजन का एक पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ होता है, और जो चैलेंजेस होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं या वे फॉरवर्ड होते हैं, चैलेंजेस के ऊपर 3-4 पैराग्राफ होंगे ना। तो ऐसे बेसिकली डिफरेंट पैराग्राफ्स का मजमुआ होता है, और कुछ भी नहीं होता है ऐसे। हाँ ये है कि उन तमाम पैराग्राफ आपस में वेल कनेक्टेड या कोहेरेंट होने चाहिए। तो पैराग्राफ राइटिंग का आप फन सीखेंगे तो आप इंग्लिश ऐसे सीख जाएंगे। इंग्लिश ऐसे कैसे लगे जाते हैं, इंग्लिश ऐसे सीखने के लिए पैराग्राफ राइटिंग सीखना चाहिए। और पैराग्राफ राइटिंग सीखने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। इंग्लिश ऐसे के फन को सीखने के लिए पैराग्राफ राइटिंग आपको मैं सिखा सकता हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मेरी डिफरेंट वीडियोस जो मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जो मैं आने वाले लेक्चर्स में रिकॉर्ड करूंगा, उसमें मैं पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर लेक्चर्स अपलोड करूंगा। डेली बेसिस पे आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप पाकिस्तानी हैं तो डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर या एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उनके एडिटोरियल लाजमी पढ़ें। जरूरी नहीं है कि उन्हीं अल्फाज को आपने रीफ्रेज करना है, वही अल्फाज लिखने हैं, लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो आपका अंदर आर्गुमेंट्स या स्टांस बिल्ड करने की, जो ओपिनियन डेवलप करने की, आप साहिब राय बन जाते हैं। तो आप अच्छे अल्फाज भी वहां आते हैं। इडियम्स का इस्तेमाल, पेयर ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल, सेंटेंस करेक्शन, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल, आर्टिकल्स का इस्तेमाल, पंक्चुएशन का इस्तेमाल, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल, और अप्रोप्रिएट अल्फाज का इस्तेमाल, फिल बदी अल्फाज का इस्तेमाल, बरमहल अल्फाज का इस्तेमाल आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग देती है। तो आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ा करें। इसी तरह आप रोजाना का कोई एक इंट्रोडक्शन, किसी आप कोई इंट्रोडक्शन पढ़ें एडिटोरियल, तो उसके ऊपर एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस करें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। इसी तरह कुछ कोटेशन जो है वो मेमोराइज करें। और जरूरी नहीं है कि वो आपने उनको घोल लेना है, कोशिश करें कि उनको लिखें। जब जो चीज़ आप लिख लेते हैं तो आपके हाथों से गुजर जाती है, आपके उंगलियों से, आपके पेन से गुजर जाती है। अरिस्टोटल, इकबाल, नेल्सन मंडेला, ये जो बड़े बड़े फिगर्स हैं,
हिस्टोरिकल, नेशनल पोइट्स, या आप कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, आईआर, या आप कह सकते हैं किसी भी या लैंग्वेज के अंदर जो बड़े जो फिलोसफर्स जो होते हैं, जो बहुत बड़े राइटर्स जो हैं, ऐसेइस्ट जो हैं, जैसे बैकन के एसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे राइटिंग का फन सीखें तो बैकन के एसेस लाजमी पढ़ा करें। इसी तरह जो अच्छे राइटर्स हैं उनकी कोटेशंस आपको याद होनी चाहिए, और कोटेशन बहुत लंबी लंबी याद ना करें। ऐसी कोटेशन याद करें जो कि पिथी हो, जो बहुत ही टर्स हो, यानी आप कह सकते हैं छोटा सा सेंटेंस में हो। इसी तरह आप फुल लेंथ ऐसे पढ़ा करें लोगों की। अगर आप फुल लेंथ ऐसे मेरे पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे मेरे इस वीडियो लेक्चर के कमेंट में मेंशन करेंगे, मैं आपको फुल लेंथ ऐसे की जो है वो एक पूरा ऐसे मैंने लिखा हुआ जो मैंने खुद लिखा है मैं शेयर करूंगा आपके साथ। जब फुल लेंथ ऐसे उन लोगों के आप पढ़ते हैं जो लोग क्वालिफायर्स हैं, तो आपको पता चलता है कि इनके ऐसे के अंदर कौन सी चीजें इन्होंने शामिल की हैं। फिर उन चीजों को आप मिमिक करके, इमिटेट करके, कॉपी करके, उसी तरह सीख के देखें। जब भी आप कोई किसी हेयर ड्रेसर का फन सीखना चाहते हैं कि हेयर कटिंग कैसे की जाती है, तो आपने देखा होगा हेयर ड्रेसर के पास एक बंदा जो जो कैंडिडेट है वो खड़ा होता है, वो उसको ऑब्जर्व करता है। सिलाई कढ़ाई है, स्टिचिंग है, एक्सरसाइज कुछ भी है, कुकिंग है, आप देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, जैसे आप अभी मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो चीजों को देखते हैं। फुल लेंथ ऐसे को देखने से ही चीजें आप सीख सकते हैं। इसी तरह अब आप टाइम मैनेजमेंट करें। देखिए, जिस बंदे ने कोई ऐसे नहीं लिखा होता, मैं 2 मरतबा ऐसे के पेपर में फेल हो चुका हूँ, रीजन ये थी कि मैंने कभी ऐसे नहीं लिखा था। जब मैं फेल हुआ हूँ तो वो जो फेलियर है ना, फेलियर इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, उससे मुझे आइडिया हुआ कि मुझे फुल लेंथ ऐसे लिखने चाहिए। जब मैंने फुल लेंथ ऐसे 2 लिखे, उसके बाद मैं पीएमएस में अपीयर हुआ तो आई वाज क्वालिफायर। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। मैं लिखने में स्लो लिखता हूँ या तेज लिखता हूँ, पुअर राइटिंग मेरी है, मैं पूरे टाइम टाइम के अंदर ऐसे कंप्लीट कर भी पाता हूँ कि नहीं। तो ऐसे जो है वो प्रॉपर लिखें, प्रैक्टिस करें, किसी से एवेल्यूशन करवाएं। अगर आप ऐसे की एवेल्यूशन चाहते हैं तो मैं आपके ऐसे को एवेल्युएट कर सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपके जो कमेंट है उसको उसका रिस्पॉन्स दूंगा और आपको फीडबैक दूंगा। मैं आपके ऐसे को एवेल्युएट करके आपको बता सकता हूँ कि आपके ऐसे के अंदर कौन से लूप होल्स हैं या कौन से इसमें मिस्टेक्स हैं, इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और आप ऐसे को विद इन टाइम कंप्लीट करें ताकि आप उसको एक मतलब रिवाइज कर सकें। क्योंकि ऐसे जब हम लिख रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीजें हम प्रीपोजिशन छोड़ जाते हैं, कुछ चीजें हम मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो उनको हम रिवाइज कर सकते हैं। अगर पेपर के अंदर बैठ के रिवाइज कर लेते हैं तो वो हमें फेलियर से बचाता है। इसी तरह आप हमेशा रेलेवेंट टॉपिक चूज करें। इररेलेवेंट यानी कि आप अपने ऐसे के अंदर अगर आपने करप्शन का टॉपिक चूज किया है, या सपोज आपने टाइम डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे चूज किया, गवर्नेंस के ऊपर ऐसे चूज किए, तो आप रेलेवेंट रहें, इररेलेवेंट उसमें कोई बात ना लिखें। द मोमेंट यू गो इनटू इररेलेवेंट डिटेल्स, यू आर ऑन द एज ऑफ फेलियर। इसी तरह अगर हम बात करें कि ऐसे के अंदर आप ऐसे के पेपर को जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि आप इसको ऐसे के पेपर को हम कहाँ से तैयार कर सकते हैं, तो आप अपनी इंग्लिश राइटिंग की स्किल्स डेवलप करें, ग्रामर सीखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखें। और ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने के लिए इंग्लिश विद अजमल खान, ये जो चैनल जो मेरा चैनल है, जिसके तवज्जो से मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप इससे जुड़े रहें। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो रूल्स हैं, इसके ऊपर मैं डिफरेंट शॉर्ट्स की शक्ल में और वीडियो लेक्चर की शक्ल में मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, जो कि आपको इंग्लिश ऐसे राइटिंग की स्किल सिखाएंगे। इसी तरह आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करें, स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करें, रिपोर्ट जैसे यूएन की रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड हेल्थ की, और इसी तरह जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो जो डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो उनकी रिपोर्ट्स पढ़ा करें, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ा करें, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स पढ़ा करें। तो इनकी स्टैटिस्टिक्स, उनके फैक्ट्स एंड फिगर, कि पाकिस्तान जो है वो करप्शन के इंडेक्स पे कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान जो है वो हैप्पीनेस के इंडेक्स पे कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान का जीडीपी कितना है, पाकिस्तान का जीआरपी कितना है, पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट कितना है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो आप कलेक्ट करते रहा करें, इसी और उनको लिखते रहा करें। इसी तरह आप टॉपिक बेस आउटलाइन, जैसे सोशल इश्यूज के ऊपर टॉपिक्स आते रहते हैं, ऐसे के पॉलिटिकल एसेज जो होते हैं, इकोनॉमिक्स के थीम्स जो होते हैं, और फिलोसफिकल एसेज, लिटरेरी एसेज के ऊपर उन टॉपिक्स के ऊपर ऐसे जो है वो आप लिखते रहा करें, आउटलाइन ड्रॉ करते रहा करें। इसी तरह आप फीडबैक लें किसी टीचर से, किसी मेंटोर से। अगर आप चाहते हैं, इफ यू कंसिडर मी वर्दी एनफ, तो आप मुझे अपने ऐसे भेज सकते हैं, मैं आपके ऐसे को एवेल्युएट कर सकता हूँ। क्योंकि जो पेपर आपका जब तक आप अपने पेपर को एवेल्युएट नहीं कराएंगे, तो आप खुद तो अपने बारे में बहुत, हम अपने बारे में अच्छी ओपिनियन रखते हैं कि आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। तो हम जब यही सोचते रहते हैं कि आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश, तो अ, फिर जो है बाल जो है वो एग्जामिनर की कोर्ट में जाती है कि वो हमारी इंग्लिश को अच्छा समझता है या नहीं। तो आप अपने पेपर को एवेल्युएट कराएं। जब हम एवेल्यूशन की कराते हैं, जब हम मॉक एक्सरसाइजेस देते हैं, तो फिर हम अपना एक अच्छे
एसेइस्ट बन जाते हैं या अच्छे ऐसे राइटर बनते हैं। इसी तरह आप एटलीस्ट जो है वो 10 पास्ट पेपर जो है, 10 पिछले 10-12 जो पेपर्स हो चुके हैं उनको उठाएं ऐसे के, और उसमें से जो 8-10 थीम्स हैं उनके ऊपर ऐसे लिख के लाजमी चेक करवाएं। अगर आप 10 नहीं लिख सकते तो कम से कम 5 ऐसे आप लिख के फुल लेंथ ऐसे चेक करवाएं। अगर फुल लेंथ 10 ऐसे नहीं लिख सकते तो 4-5 टॉपिक्स के ऊपर आउटलाइन लिख के दिखाएं, 4-5 टॉपिक के ऊपर फुल लेंथ ऐसे लिख के एवेलुएट करवाएं। इस सूरत में आपको आइडिया हो जाएगा कि आप वेयर डू यू स्टैंड एक्चुअली। इसी तरह आप एक ऐसे कि आइडियल लेंथ क्या होनी चाहिए। देखिए सीएसएस का या पीएमएस का या एनडीए के अंदर यूपीएससी का जो पेपर होता है उसमें वो 3 घंटे का होता है और उसमें 2500 से 300 अल्फाज होते हैं। 12 से 15 पेजेस में अक्सर होता है, अमूमन 12 पेजेस में बहुत अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है। अगर जो पंजाब के अंदर बात कर रहे हैं हम, तो एसडीओ पीरा का या असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल का या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल का अगर आप पेपर लेंगे तो अमूमन 1200 से 1500 अल्फाज का या 2000 मैक्सिमम अल्फाज का आप पेपर आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, जो कि आप 8 पेजेस का लिख लें तो दैट वुड बी सफिशिएंट। इसी तरह याद रखें कि कुछ लोग जो होते हैं वो 12-12 पेजेस का ऐसे लिखते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं, और कुछ कैंडिडेट सिर्फ 6 पेजेस का ऐसे लिखते हैं और वो पास हो जाते हैं। तो यहाँ से ये बात ध्यान में रखें कि क्वालिटी इज शुड ऑलवेज सरपास क्वांटिटी। कि ऐसे के अंदर आपने फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशंस और डाटा और रिपोर्ट्स इकट्ठी नहीं कर देनी, क्लटर इकट्ठा नहीं करना। याद रखिए रिपोर्ट में और ऐसे में यही फर्क होता है। रिपोर्ट में हर पैराग्राफ हर दूसरी लाइन के अंदर कोई ना कोई फैक्ट्स एंड फिगर होती है, और ऐसे बेसिकली आपके आर्गुमेंट्स, आपकी ओपिनियन, आपका स्टांस, आपका थीसिस, आपकी राइटिंग, आपकी एनालिटिकल स्किल्स और आपकी आर्गुमेंटेशन स्किल्स का इम्तिहान होता है। तो याद रखें कि क्वालिटी को अहमियत दें, तरजीह दें, प्रायोरिटाइज करें ओवर क्वांटिटी। जी जरूरी नहीं है एक कैंडिडेट कहता है कि मैं पेपर से बाहर आता है वो कहता है मैंने 6 पेजेस लिखे और आप जो शेखी बिगा रहे हैं कि मैंने तो 10 पेज लिखे हैं, तो इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप पास होंगे और वो फेल होगा। हो सकता है कि जिस कैंडिडेट ने 6 पेजेस लिखे हैं उसने वो फ्लॉलेस इंग्लिश लिखी हो, शॉर्टकमिंग्स, मिस्टेक्स, लूप होल, लेकुनाज ना हो उसमें, और आप जिस बंदे के 10 जिसने लिखा है कि मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूं, ज्यादा पेजेस लिखूं, ज्यादा पैराग्राफ लिखूं, हो सकता है वो ज्यादा के चक्कर में तेजी से वो लिख रहा हो और उसमें वो ज्यादा मिस्टेक्स करे और उसमें काम की बात ना हो। तो क्वालिटी जो है दैट शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर क्वांटिटी। इसी तरह एग्जामिनर जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे, वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे का मतलब ये है कि पहले आउटलाइन हो, फिर इंट्रोडक्शन हो, फिर बॉडी पैराग्राफ चैलेंजेस के हो, फिर सॉल्यूशंस के हो, फिर वे फॉरवर्ड के हो, और आखिर पे कंक्लूजन का पैराग्राफ हो, और तमाम पैराग्राफ आपस में वेल कनेक्टेड हो। ट्रांजिशन के सेंटेंसेस हो कि एक सेंटेंस ऐसा दिया हुआ हो चैलेंजेस के बाद के we have discussed challenges in the previous passages and now the upcoming session, upcoming paragraphs of the essay would shed light on the solutions। अगर आपने solution लिख दी है तो आप लिखें कि having discussed challenges and solutions, now the upcoming paragraphs of the essay will shed light on the way forward। कहने का मतलब ये कि ट्रांजिशन दें जिससे एग्जामिनर को पता चले पेपर चेक करते हुए कि इससे पहले क्या डिस्कस हो चुका है और इसके बाद में क्या डिस्कस होगा। इसी तरह आखिरी बात जो मैं करूंगा वो ये है कि एक ऐसे के अंदर क्या इंक्लूड करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें समझ आ गई हैं तो ऐसे के अंदर क्या शामिल करना चाहिए। ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन लाजमी शामिल करें, इंट्रोडक्शन के बगैर आपका ऐसे नहीं होता। ऐसे के अंदर आउटलाइन लाजमी शामिल करें, वो इंट्रोडक्शन से भी साफ जरा पहले आएगी। आपके अंदर जो आर्गुमेंट्स हैं हर आर्गुमेंट के ऊपर एक पैराग्राफ होगा, तमाम एक पैराग्राफ के अंदर एक आर्गुमेंट होगा, और उसके ऊपर जो पील का फॉर्मूला है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि पॉइंट होगा, एक्सप्लेनेशन होगी, एग्जाम्पल होगा, और उसको लिंक करेंगे थीसिस स्टेटमेंट के साथ। ये लाजमी लिखें। इसी तरह आप कोटेशन या रेफरेंसेस या उसमें अथेंटिक, फेक नहीं, खुद क्रिएट नहीं करना डाटा आपने। तो आपने फैक्ट्स एंड फिगर या रिपोर्ट्स या केस स्टडीज या रिसर्च रिपोर्ट्स या कोई इंडिसेस यानी कि इंडेक्स की जमा होती है वो हवाला दें उस पे, लेकिन भरमार ना करें। हर पैराग्राफ के अंदर एक रेफरेंस दें, चाहे वो किताब का हो, किसी राइटर का हो, किसी न्यूज़पेपर का हो, किसी केस स्टडी का हो, या किसी आप कह सकते हैं रिसर्च रिपोर्ट का हो। इसी तरह आप एग्जाम्पल दें, अगर ऐसे पाकिस्तान बेस्ड है तो पाकिस्तान की एग्जाम्पल दें। अगर ओपन हैंडेड टॉपिक है तो आप इंटरनेशनल बात दे सकते हैं। जैसे एजुकेशन की बात है और टॉपिक इंटरनेशनल है यानी पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, तो फिनलैंड का एजुकेशन का मॉडल का हवाला दे सकते हैं। यानी इंटरनेशनल या लोकल यानी नेशनल एग्जाम्पल्स का हवाला दे सकते हैं। काउंटर आर्गुमेंट्स दें, जब अगर आपका ऐसे आर्गुमेंटेटिव हो तो काउंटर आर्गुमेंट लाजमी दें, और अपने ऐसे को लाजमी कंक्लूड करें। अगर आप अपने ऐसे आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन आउटलाइन है, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, बॉडी पैराग्राफ बहुत अच्छी है, लेकिन आपका पेपर एग्जामिनर ने, सॉरी इन्विजिलेटर ने छीन लिया है, आप कंक्लूजन का पैराग्राफ नहीं लिख के आए, तो 99% चांसेस हैं कि आप फेल कर दिए जाएंगे, क्योंकि नो क्वालिफायर कैन बी कंसिडर्ड अ क्वालिफायर विदाउट अ वेल रिटन कंक्लूजन। इसी तरह अगर हम आखिरी बात करें जिसके ऊपर मैं अपने इस वीडियो लेक्चर को एंड करूंगा कि स्टूडेंट्स ऐसे के पेपर में फेल क्यों होते हैं। देखिए मैं 2 मरतबा सीएसएस के
एक मतलब सीएसएस के पेपर में और एक मतलब पीएमएस के पेपर में इंग्लिश ऐसे में फेल हो चुका हूँ। आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी क्लोजली, मैंने बड़े करीब से देखा है अपने आप को फेल होते हुए। और सीएसएस के पेपर में और पीएमएस के पेपर में मेरे 30 मार्क्स से 40 मार्क्स वाला क्वालिफायर होता है। आई नो वेरी वेल कि मैं कहाँ क्वालिफाई, मैं मुझसे क्या मिस्टेक्स हुई और स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं। एटलीस्ट आई नो वेरी वेल कि मैं क्यों फेल हुआ था। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब आपकी इंग्लिश ग्रामर वीक होती है तो आप फेल होते हैं। आई डोंट मीन कि माई इंग्लिश ग्रामर इज वीक। मेरा मतलब ये है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश ग्रामर वीक होती है तो वो फेल हो जाते हैं। मैं बताऊंगा एट द एंड कि मेरी क्या कमजोरी क्या थी जिस वजह से मैं एक मतलब पीएमएस में और एक मतलब सीएस में फेल हुआ। दूसरी वजह ये है जिस वजह से लोग कैंडिडेट्स इंग्लिश ऐसे के पेपर में फेल होते हैं कि वो इररेलेवेंट बातें कंटेंट उसमें डालते रहते हैं, जो कुछ उनको पता होता है। टॉपिक गवर्नेंस का है उसमें क्लाइमेट चेंज की बातें डाल के आ जाएंगे। टॉपिक एजुकेशन का है उसमें गवर्नेंस की बातें डाल के आ जाएंगे। टॉपिक्स गवर्नेंस का है उसमें डेमोक्रेसी या मतलब इररेलेवेंट बातें जो उनको याद है कहीं अखबार में पढ़ी है वो उसमें मतलब एक घुसेड़ के उसमें इंक्लूड करके यानी कि उसमें इंक्लूड करके बाहर आ जाएंगे कि हमने बहुत कुछ लिखा है। इररेलेवेंट नहीं लिखना, आपने रेलेवेंट लिखना है चाहे कंटेंट कम हो। इसी तरह कुछ कैंडिडेट जो होते हैं उनकी वो आउटलाइन बनाते नहीं है, जो आउटलाइन उनकी बड़ी पुअर होती है, वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, फॉर्मेट उसका आउटलाइन का प्रॉपर नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता होता कि मेन आउटलाइन फ्रेज की शक्ल में होती है, सब आउटलाइन सेंटेंस की शक्ल में होती है। सेंटेंस के एंड के ऊपर आप फुल स्टॉप लगाते हैं। तो वो अक्सर कैंडिडेट जो है मेन आउटलाइन भी और सब आउटलाइन भी जो होती है, लाइक मेन आउटलाइन से मुराद है कि आप जब चैलेंजेस का जिक्र कर रहे हैं, और सब आउटलाइन का मतलब है जो उसमें चैलेंजेस लिखेंगे आप, तो वो दोनों जो है मेन आउटलाइन और सब आउटलाइन कैंडिडेट्स अमूमन फ्रेजेस की शक्ल में लिखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन आउटलाइन सेंटेंसेस की शक्ल में नहीं होनी चाहिए, सब आउटलाइन सेंटेंसेस की शक्ल में होना चाहिए, मेन आउटलाइन फ्रेजेस की शक्ल में होगी। तो आपकी आउटलाइन प्रॉपर हो, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हो। अक्सर कैंडिडेट जब ऐसे लिखते हैं तो वो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, इंट्रोडक्शन के एंड के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखते जिसको पढ़ के आइडिया हो जाए एग्जामिनर को कि इसके ऐसे के अंदर क्या क्या शामिल होगा। याद रखें, तीसरे स्टेटमेंट बताता है कि इस ऐसे के अंदर क्या क्या शामिल। ठीक है। इसी तरह कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो क्रिटिकल एनालिसिस की सलाहियत उनमें नहीं होती, उनकी आर्गुमेंटेशन या एनालिटिकल स्किल्स बहुत वीक होती हैं। अब वो सिर्फ नरेट करते रहते हैं, चीजों को डिस्क्राइब करते रहते हैं, राइट डाउन करते रहते हैं क्लियर प्रिसाइज वे में, लेकिन वो चीजों को एवेल्युएट नहीं कर पाते। यानी आर्गुमेंटेटिव ऐसे जब होता है उसमें आपने दो स्टांस में से एक पिक करना होता है और काउंटर आर्गुमेंट के ऊपर बात करनी होती है। उसमें आपने बताना होता है कि ये स्टांस जो है ये डोमिनियरिंग या डोमिनेटिंग स्टांस है, और अपने काउंटर आर्गुमेंट को बताना होता है कि ये वीक स्टांस है। कैसे आप एग्जाम्पल देते हैं, साफ सारे काउंटर आर्गुमेंट में आप वीक एग्जाम्पल देंगे, अपने स्टांस को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल देंगे, स्ट्रॉन्ग डाटा फैक्ट्स फिगर रिपोर्ट्स या मतलब है कि बुक्स के हवाले देंगे, ताकि आपका स्टांस जो है वो एक्सेप्ट किया जाए, कन्विंसिंग हो, परसुएसिव हो। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एंड पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा इंग्लिश ऐसे का पेपर जो था 2 मरतबा जो फेल हुआ, वो इस वजह से फेल हुआ कि आई डिड नॉट गो फॉर एवेल्युएशन, I did not go for mock exercises. I did not write essay, full length essays. जब मैंने इंग्लिश ऐसे फुल लेंथ लिखा, बेशक मैंने 2 मरतबा लिखा, मैंने सिर्फ 2 ऐसे लिख चेक करवाए। तो when then I sat in the examination hall and I qualified BMS paper and CSS paper. अगर आप ऐसे की तैयारी कर रहे हैं और आप समझते हैं कि आप एवोल्यूशन के बगैर पास हो जाएंगे तो इट माइट बी यू वुड प्रूव टू बी लकी। ऐसा हो सकता है, लेकिन 95% चूंकि ऐसे पेपर के अंदर फेलियर रेट है, तो आप अपने फेलियर रेट से बचने के लिए, आप अपने आप को फेलियर से बचाने के लिए ऐसे के पेपर को एवेल्युएट करवाएं। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आप मुझसे एवेल्युएट करवा सकते हैं। किसी भी अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो आपका टीचर रहा है पहले या अभी टीचर है, जो मेंटोर आपको मुनासिब लगता है, जिससे आप जो आपका दिल मुतमिन है, दिमाग मुतमिन है, आप उससे अपने पेपर को एवेल्युएट करवाएं, यानी मॉक एक्सरसाइजेस दें, यानी पेपर लिखें। एटलीस्ट 4 से 5 पेपर के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर आउटलाइन बना के चेक करवाएं। 4 से 5 टॉपिक के ऊपर एवेल्युएट करवाएं। पहला पेपर एवेल्युएट करवाएंगे ऐसे का लिख के, तो आपको आइडिया होगा जो मिस्टेक्स पहले पेपर में हाईलाइट होंगी वो दोबारा नहीं करेंगे आप। जब आप एवेल्युएशन नहीं करवाते, मॉक एक्सरसाइजेस नहीं देते, ऐसे नहीं लिखते, तो फिर सारी मिस्टेक्स आप करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और वो सारी एग्जामिने जो मिस्टेक्स करते हैं वो सारी की सजा आपको एक मरतबा ही मिलती है, फेलियर की शक्ल में। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश ऐसे राइटिंग आप सीखें, ग्रामर को सीखना चाहते हैं, प्रेसी राइटिंग के फन को सीखना चाहते हैं, स्किल्स को सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को, मेरी इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये पसंद आई है, और जो जो आपको लगता है कि ये रेलेवेंट कैंडिडेट्स हैं
जिनको इस लेक्चर की शदीद जरूरत है, आप उनके साथ ये लेक्चर जरूर शेयर करें। और मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।